मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, इन्हें वो जैसे चाहती है नचाती है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा 100% रिसर्च वाला खास शो सत्य की विजय। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी पर सुप्रीम मोहर। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। सही है। नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे जब पूरा देश अपने टेलीविजन सेट्स के आगे बैठा था, उसी समय एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और एक ऐसा ऐलान कर देते हैं जिसने लोगों की उस रात की नींद छीन ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की, जिसे भले ही अब 6 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया हो, लेकिन आज भी लोगों को वो रात याद है। सोमवार को एक बार फिर नोटबंदी नाम का शब्द चर्चाओं के केंद्र में रहा। वजह थी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसमें सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाकर उसकी प्रक्रिया को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस फैसले में, इसको एक बार जान लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की प्रक्रिया को सही है, जिस तरह से प्रक्रिया की गई, जिस तरह का प्रोसेस किया गया, उसे अदालत ने सही ठहराया है। 5 जजों की ये बेंच थी, 5 जजों की संविधान पीठ ने नोटबंदी की प्रक्रिया को सही बताया है। 5 जजों ने इस पर फैसला दिया था। केंद्र ने कहा, बेंच ने कहा कि नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ नहीं हुई, यानी जो प्रोसेस अपनाया केंद्र सरकार ने जिस तरह से होना चाहिए उसमें कोई गड़बड़ नहीं। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। उसमें कहा गया था कि घड़ी को उलटने से कोई फायदा हो नहीं तो कोई मतलब नहीं है उस बात का। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। 4-1 का मतलब 4 जजेस एक तरफ थे और 1 जज इसके खिलाफ थे, जिन्होंने डिसेंट नोट इस पर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाते समय जजों की एक राय देखने को नहीं मिली। 4 जज इसके पक्ष में दिखाई दिए, तो वहीं 1 जज ने नोटबंदी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। आपको बताते हैं किन 4 नामों ने इसका समर्थन किया और वो 1 जज साहब जिन्होंने विरोध जताया। 5 जजेस की बेंच है। 4 जज जो सहमत थे उसमें जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम, जस्टिस वी.आर. गवई, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना। लेकिन जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, अपनी असहमति जताई है इन फैसले पर। जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें 4-1 से ये फैसला दिया गया, यानी सर्वसम्मति का फैसला नहीं है। जिस तरह नोटबंदी को लेकर लोगों की एक राय नहीं रही, उसी तरह जजों में भी एक राय नहीं बनी। तभी तो जहां जस्टिस गवई ने इसके पक्ष में कहा कि ये पूरे प्रोसेस से लागू किया गया फैसला था, वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी संसद के जरिए लागू करनी चाहिए थी। क्या कुछ कहा इसको एक बार समझ लेते हैं, दोनों जजेस का क्या कहना है। जस्टिस गवई ने कहा कि सरकार की नोटबंदी करने के जो प्रोसेस था वो पूरा सही था। सरकार का तरीका गैरकानूनी है, ये जस्टिस नागरत्ना का कहना था अपने डिसेंट नोट में। उनका कि प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं था। जस्टिस गवई ने कहा कि 8 नवंबर 2016 को लिया गया सरकार का फैसला कानूनन ठीक है, लीगली ठीक है। जस्टिस नागरत्ना का मानना है कि संसद में कानून लाकर लागू करनी चाहिए थी ये नोटबंदी, जो अधिसूचना के तहत अध्यादेश के साथ की गई, उसकी बजाय उसको संसद से पास कराना चाहिए था। जस्टिस गवई ने कहा फैसला लेने के प्रोसेस पर सवाल उठाना गलत है, जबकि नागरत्ना का कहना था कि नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, यानी अध्यादेश को वो ठीक नहीं मान रही हैं। ये एक बड़ा फर्क है दोनों में। जस्टिस गवई का कहना था कि सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाना गलत है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी का मकसद पूरा नहीं हुआ, जिसका सरकार ने इसका जिक्र किया था। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है वो भी एक बार सुन लेते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है ही नहीं। हम जो मुद्दे आपके ये जो सामने रखे आपके, नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी? मनाइए ना। चलिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बोल रही कि 50 लाख लोगों की नौकरी चले गई, 100 लोग मर गए। आज कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है? 32.18 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन में है, जब 17.97 लाख करोड़ थी। और 99.30% डीमोनेटाइज पैसा जो हुआ तो सिस्टम में वापस आ गया। सरकार ने नोटबंदी के फैसले को लेकर 4 दावे किए थे। काला धन बाहर आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, नकली नोटों का प्रचलन खत्म हो जाएगा और आतंकी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग पर भी लगाम लगेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही? क्या नोटबंदी से काले धन पर रोक लग पाई? और क्या नोटबंदी को विपक्ष ने बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आर्थिक मामलों के जानकार विनीत गोयनका साहब हमारे साथ हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ हैं। आईएएफ के निदेशक प्रोफेसर अमन अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, पहला सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये सरकार के पक्ष का फैसला है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर कोई राय जाहिर नहीं की है, इस फैसले में सिर्फ प्रोसेस की बात की है। आपको राम राम, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम और मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी राम राम जी। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बड़ा अच्छा था और 4:1 अगर फैसला आता तो इसका मतलब ये कि फैसला जो है खास करके इसके पक्ष में है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो कि एग्जीक्यूटिव के पास जो डिसीजन होता है वो डिसीजन लेते समय उसके पास कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ उसके पास बातें होती हैं जो उसको अमल में लाना चाहता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि हाइंडसाइड यू कैन नॉट गो एंड इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंड दैट डे व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। तो उस दिन की जो बात करें, उस दिन जो इनपुट उनके पास हुआ था उस इनपुट के द्वारा वो लिया हुआ। लेकिन मुझे बड़ा गर्व और अच्छा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है। एक सच बात है कि जो उस समय पे पैसा था वो टेरर फंडिंग में काफ़ी था और आपने देखा कि गत 2 साल 3 साल में कश्मीर में जो एक्टिविटीज़ हुई वो काफ़ी कम हुई है इसके कारण। जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, एक समानांतर जो अर्थशास्त्र चलता था वो माइग्रेट होकर अब टैक्सेबल हुआ है, टैक्स बेस बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें आए। और एक मैं आपको छोटा उदाहरण दूंगा विजय जी, अगर आप मेरे को परमिट करें 10 सेकंड के लिए, कि उदाहरण के तौर पे एक टैक्सी वाला हमारा भाई था। पहले वो कैश में पैसा लेता था और कैश ही में पेट्रोल के पैसे भरता था और मेंटेनेंस के भी पैसे भरता था। और जब वो बैंक में जाता कि मुझे लोन लेना है तो उसको लोन नहीं देता था। कांग्रेस के कार्यकाल में 40 साल में 50 साल में केवल वो टैक्सी भाड़े पे ही चला सकता था। अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब। लेकिन जब ये व्यवस्था आई और डिजिटल करेंसी को जब पुश मिला तो आज वही टैक्सी वाला उतना ही भाड़ा लेता है, लेकिन वो डिजिटली लेता है, डिजिटली पेट्रोल भरता है, डिजिटली बाकी एक्सपेंस करता है। उसके पास एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनता है और जब वो बैंक में जाता है कि मुझे लोन चाहिए तो उसको लोन की एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ है, लेकिन इस तरह से जो छोटे छोटे हमारे भाई थे जो रेडी पटरी चलाते थे, कोई परचून की दुकान चलाते थे, उसमें से कई लोगों को इसका एक फायदा हुआ और एक पुश मिला है डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है विनीत जी, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि छोटे जो उत्थान हुआ वो दूसरी तरफ है। जी, छोटे छोटे भाइयों का फायदा हुआ है और बड़े बड़े भाइयों का भी क्या फायदा हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ तहसीन पूनावाला साहब भी जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला साहब राजनीतिक और आर्थिक दोनों मसलों पर विशेषज्ञता रखते हैं। तहसीन साहब, विनीत जी ने जो कहा आप उस पर सहमत हैं? फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आऊंगा। सभी फेलो पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और जय सिया राम। विनीत जी,
मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कागज पेश किए उसके आधार पे कहूंगा। दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं कहूंगा। जी विनीत भाई ने पहला कहा कि टैक्स बेस बढ़ाए। 2010-2011 में टैक्स रिटर्न्स बढ़े 72.3%। मैं नहीं कहता हूं, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने पार्लियामेंट में वर्तमान सरकार ने पेश किया। 2011-12 में 81.2% बढ़े। 2012-13 में 31% बढ़ा। 2013-14 में 38% बढ़ा। फिर आगे नरेंद्र मोदी जी 15% बढ़ा। फिर डिमोनेटाइजेशन किया, मास्टर स्ट्रोक 27% बढ़ा। 2016-2017 22% बढ़ा। कहां बढ़ा? फिर विनीत जी ने कहा कि देखिए कैशलेस इकोनॉमी हमारी हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, कागज, नॉट दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट के कागज, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के कागज। 31 दीनदयाल जी लाख को क्यों करोड़ बीच में लाते हैं सर? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनको डेडिकेट किया है, भाजपा के लोगों को। 31 लाख करोड़ आज हमारी इकोनॉमी के अंदर कैश जी। है। जब डिमोनेटाइजेशन का मास्टर स्ट्रोक किया 17 लाख करोड़ था, 16.80 लाख करोड़, आज 31 लाख करोड़। कैश कैसे कम हुआ? बढ़ा है। फिर इन्होंने कहा डिजिटल इंडिया बढ़ गया है। मोदी जी भी इसको कहते हैं। हालांकि जिस वक्त मोदी जी 8 तारीख को 8 बजे आए, तब उन्होंने ये नहीं कहा था इसका उद्देश्य डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाना है। बहरहाल उन्होंने आफ्टर थॉट में कहा डिजिटल इकोनॉमी। आरबीआई के पेपर आज वर्तमान 2020-21 में 89% ट्रांजैक्शन भारत में कैश में होता है। 89%। ऐसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी। अब हम आते हैं जो इनका अगला आंकड़ा था। इन्होंने कहा कि इसके कारण लोन्स बढ़े हैं। आरबीआई की रिपोर्ट 2018-19 में एक्चुअली रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो गई लोगों की, और लोगों में जो भारत में जो लोन लेने की जो क्षमता है वो कम हुई। एक्चुअली लोन्स कम ले रहे हैं लोग आरबीआई से, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते। ये प्री कोविड, पोस्ट कोविड भी लोन्स की जो रफ्तार है प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंची है। इकोनॉमी आपकी -27.3 श्रिंक हो गई कोविड के पहले और उसके बाद भी। जब डिमोनेटाइजेशन और लगातार आपके 11 सेशंस आपके जीडीपी के 13 क्वार्टर्स आपकी लगातार जीडीपी में गिरावट हो गई है। कौन सा मास्टर स्ट्रोक? काय का मास्टर स्ट्रोक? ठीक है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक लास्ट लाइन। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट आवाज आ रही है बहुत भाई? पीसीआर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू पीसीआर? जी 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 आता हूं मैं आपके पास। जी मैं तहसील साहब। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, उसके सामने अपना सर झुकाता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन ना से केवल इसका कोई फायदे नहीं हुई, जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा नहीं था, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और उसको मैं साबित करूंगा अभी आपके शो के ऊपर 1 मिनट में। आप में से कोई भी मुझे फैक्ट चेक कर लेना, कोई भी एक नोट निकाल देना। मैं गरीब आदमी हूं तो मेरे पास 100 रुपए की नोट है। विनीत जी पैसे वाले तो उनके पास 2000 की होगी, लेकिन आप कोई भी नोट निकाल दे, इसके ऊपर सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर का होगा। ये जो नोट का द सम ऑफ दिस नोट का जो वादा है भरने का, ये आरबीआई करती है, ना कि भारत की सरकार। ये आरबीआई आपको प्रॉमिस करती है नोट देगी। तो अगर डिमोनेटाइज करना था, आरबीआई को पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए। आरबीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। ये सरकार का दायित्व नहीं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये नहीं कर सकता। इसका करने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का। ठीक है। आते हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल साहब। आपने हमारे दोनों मित्रों को सुना, दोनों विद्वान मित्र हैं, लेकिन आप अर्थशास्त्र के हिसाब से समझाइए। आप विद्वान हैं अर्थशास्त्र को लेकर, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और जो गोयनका साहब और तहसीन साहब समझा रहे हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं, देखिए दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, और जो फायदे हैं नुकसान दोनों ही हमें पहलू देखने को मिले हैं डिमोनेटाइजेशन के। और पहली बार नहीं देखने को मिला है, पहले भी हिंदुस्तान में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब भी इनमें से कुछ फायदे नुकसान रुख देखने को मिले थे। जहाँ तक जो स्टैट्यूटरी पोजीशन की बात है, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना स्टेटमेंट देके उसको स्टैम्प कर दिया है, बट ये चीज ठीक है कि एक करेंसी जो दी जाती है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे हिंदुस्तान है, ऑटोक्रेटिक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ जैसे चाइना है या कुछ और देश हैं, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदुस्तान है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन का अपना वजूद होता है, वहाँ पे इस टाइप की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो नॉर्मली एक सेंट्रल बैंक गवर्नर जो निर्धारित किया जाता है उसको ही करनी चाहिए। पर क्योंकि ये कहना कि कॉन्फिडेंस में लेके या बातचीत करके नहीं किया गया था, मेरे विचार में गलत होगा। मेरे को याद है जब ये हुआ था उससे एक दिन पहले ही जो नेवी के और आर्मी के चीफ्स थे वो उस समय प्रेसिडेंट साहब को जाके मिले, एक दिन पहले ही। तो हो सकता है सरकार के पास ऐसी कोई सूचना हो, क्योंकि जो तीनों चीफ हैं वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं,
और उनके पास उनकी कुछ घंटे की मीटिंग्स हुई हैं, ये नहीं पता चल पाया किस वजह से मीटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई। नहीं, लेकिन वो एक तो आम आदमी नागरिक प्रोसेस को होने के आज लिए नहीं सुप्रीम पता। कोर्ट ने भी स्टैंप कर दिया है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हो सकता है भारत सरकार के पास ऐसी कोई खबर हो जिसकी वजह से भारत सरकार को और मोदी जी को आके ये एकदम से एक स्टेप लेना पड़ा। जहां तक इसकी औपचारिकता का बात है, वो आरबीआई ने ही आगे उसको बंद करवाया। ये नहीं हुआ कि जैसे मोदी जी ने कह दिया था कि लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि अगले दिन उस दिन में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी, बट ये है कि उसको औपचारिकता को जो खत्म करने की प्रणाली थी वो आरबीआई सर्कुलर के द्वारा ही निर्धारित की गई, आरबीआई गवर्नर के माध्यम से ही की गई, और ऐसा नहीं किया गया कहीं पे भी उसके रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जरूर ये जो बातें की गई थी, जैसे मैंने बताया कि जो 2 चीफ्स हैं प्रेसिडेंट को आके मिले, हो सकता है कोई फेक करेंसी आ रही हो सकता है कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होने की बात हो रही हो जिसको डेफर करने के लिए किया गया हो, तो वो चीजें जरूर हम देखेंगे कि पिछले 10 सालों 6-7 सालों में हम देखेंगे कि जो फर्क आया है टेररिज्म के अंदर वो काफी हद तक बहुत स्ट्रांग आया है। जिस तरीके से पहले टेररिज्म एक हर 2-3 महीने हर त्योहार के ऊपर किसी ना किसी क्षेत्र में हिंदुस्तान में होता था, वो हमें अब देखने को नहीं मिलता है। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ प्रोफेसर साहब कि क्या सारा जो ब्लैक मनी है वो टेररिज्म के काम में आ रहा था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लैक मनी, देखिए कैश मनी में ब्लैक मनी भी है, इलीगल मनी भी है, फेक मनी भी है, तीनों चीजें कैश मनी के अंदर आती हैं। ऐसा नहीं है कि आज के समय में गलत काम करने के लिए सिर्फ डिजिटल मनी नहीं यूज होता है। जो क्रिप्टो करेंसी है, हम पिछले 8 साल से बात कह रहे हैं, 2015 से अरुण जेटली जी ने हमारे काम के ऊपर अपने स्टैम्प भी लगाई बजट में कह के, पर ये चीज आज आरबीआई में 8 साल के बाद कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से टेररिज्म बढ़ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रहा है और चीजें हो रही है डार्क वेब के थ्रू हो रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ डिजिटल करने से जो है आपका इस टाइप की घटनाएं बंद हो जाएंगी, ये नहीं है। डिजिटल करने से एक इम्प्रिंट बनता है जिसको ट्रेस किया जा सकता है, और उस ट्रेसिंग की वजह से कोई जो बड़े गलत काम करने की प्रावधान हो या स्कीमें हो, उन पे बहुत अच्छा नियंत्रण कर सकती है सरकार। जी विनीत जी, और जहां तक बेहतरी की बात है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, हमने काफी इस पे रिसर्च किया है, अब लास्ट ईयर एक पेपर भी निकाला 10 साल के डेटा को लेके, और हमें देखने को मिला कि एक ऐसा तबका जिसको कभी भी हम कितना भी समझाने की कोशिश करें, अगर आपको याद हो 1970s के अंदर जब क्रेडिट कार्ड आए थे तो उन्होंने कहा था हम डिजिटलाइज करेंगे इकोनॉमी को, करेंसी को पेपर करेंसी के प्लास्टिक करेंसी में लाएंगे, आज तक वो नहीं कर पाए। जबकि इसने एक ऐसे तबके को जितना कितना भी समझाया जा सके, कितना भी करें, वो नहीं कन्वर्ट होते, और वो एक तबका जो है फॉर्मलाइजेशन की तरफ गया, डिजिटलाइजेशन की तरफ गया, और उससे उसकी सिक्योरिटी और उसके पैसे की सिक्योरिटी और बढ़ोतरी की तरफ हमें बढ़ता हुआ चेहरा दिखाई देने को मिल रहा है, जो पिछले 4-5 साल में उस तबके को देखने को मिला है। एक आम आदमी मिडिल क्लास या रिच को नहीं, पर उस तबके को देखने को मिला है जिसको कभी नहीं मिला। अगर उसको 10 रुपए चोरी हो जाते थे उसके, तो कोई पुलिस वाला उसके 10 रुपए दिलवा नहीं सकता था। आज वो उसके अकाउंट में जाते हैं, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे परचून वाला हो, चाहे वो सड़क पे मोची हो, वो सब आज के डेट में डिजिटल लेके बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना कि वो गंवाने की बात कर रहे हैं। जी विनीत जी, ब्रेक का वक्त है, लेकिन मैं एक छोटा सवाल आपसे समझना चाहता हूं। ईमानदारी से बताइए कि जो मकसद तय किए, जो तहसीन साहब भी कह रहे हैं, जो सरकार ने, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा था, क्या उस मकसद को हमने हासिल कर लिया? आप रोज बदलते रहे पोस्ट को, तो गोल पोस्ट आप बदलते रहे। पहले आपने कहा कि ब्लैक मनी रुकेगा, फिर कहा कि आतंकवाद रुकेगा, फिर कहा पत्थरबाजी रुकेगी, फिर कहा डिजिटल इंडिया हो जाएगा। क्या क्या हो गया? कितने % हो गया? विनीत जी, विनीत जी को आवाज नहीं मिल रही है। तहसीन साहब, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि काफी चीजें ठीक हुई है, कुछ चीजें खराब भी हुई है, ये सब योजनाओं में होता है, तो जो अच्छी चीजें हुई है, क्या उन चीजों के साथ हम नहीं चल सकते कि भाई 50% काम ये बेहतर हो गया? मान लो 50% कह रहा हूं मैं प्रोफेसर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रोफेसर साहब का मैंने बहुत नाम पढ़ा है, उनका जो काम है क्रिप्टो पे मैं पढ़ा, क्योंकि मैं क्रिप्टो में बहुत ब्लॉकचेन में बहुत बड़ा मैं इसमें बहुत काम करता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ विजय जी कि मुझे वजन अपना घटाना है, ठीक है, तो एक है मैं डाइटिंग करूँ, एक्सरसाइज करूँ, जो मैं करता हूँ, और मैं फिट रहूंगा, वजन कम हो जाएगा। दूसरा है वजन कम होगा, मैं अपना पैर काट दूंगा, वजन कम होगा, पर क्या वो उचित तरीका है? वजन कम होगा, पर क्या वो उचित तरीका है पैर काटना वजन कम करने की?
जी ये वही लॉजिक हो गया। देखिए प्रोफेसर साहब की मैं दोबारा से कहता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं सरकारी आंकड़े देता हूँ, यहाँ के आंकड़े नहीं। 942 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सिर्फ ये एक की पब्लिसिटी नहीं मिलती बॉम्ब ब्लास्ट को। पुलवामा कब हुआ? नोटबंदी के बाद ही हुआ ना। आज की रिपोर्ट आपके डिबेट के पहले मैं जो डिबेट में बैठा हूं, अभी तो जम्मू में टेरर अटैक शुरू हो गए जी जम्मू के अंदर, जो जम्मू में कभी नहीं थी ये सिचुएशन। जी आपने पठानकोट में आईएसआई को बुलाया। देखिए मोदी जी का उपदेश क्या था? अगर उनका उपदेश था कि हमें इस सीरीज के करेंसी नोट्स 500,000 के निकालने, क्योंकि उसमें फेक नोट्स आ रहे, तो सबसे अधिक फेक नोट्स अब 2,000 रुपए के मिल रहे हैं। ये खुद मैंने नहीं, पार्लियामेंट के अंदर सुशील मोदी जी ने आपके रिपोर्टर्स को बोला है जी। तो आपने कौन सा लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या था? आपने ऑब्जेक्ट क्या किया? आपने हासिल क्या किया वो बताइए ना। लक्ष्य आपके कितने भी नोबेल हो गए, मेरा बहुत नोबेल लक्ष्य होगा कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, लेकिन उससे अगर दूसरे लोगों को कठिनाइयां होती है, अगर उनको अपना पैसा नहीं मिलता, 130 लोग लाइन में शहीद होते, तो कहीं ना कहीं ये किसी की गलती है। और मैं एक लास्ट चीज कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर क्लास एक्शन सिविल सूट होना चाहिए था सरकार के ऊपर। वो छोड़िए, इस मुल्क में प्रधानमंत्री ने आके डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, जो सरासर गलत था। उनका कोई अधिकार नहीं है अनाउंस करने का, ये आरबीआई गवर्नर को करना। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी पर सुप्रीम मोहर। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। सही है। सरकार कह रही है कि नोटबंदी काले धन पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई, लेकिन 6 साल में नई करेंसी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि 6 साल पहले यानी 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपए के 15.52 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था से बाहर हुए थे। वहीं 2022 की अक्टूबर में एक रिपोर्ट में सामने आया कि नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2,000 के नोटों में से अब 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। इनका हिसाब आरबीआई के पास नहीं है। कहाँ गायब हो गए ये नोट, इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि 6 साल में 370 करोड़ 2,000 के नोट प्रिंट हुए। इसमें से 102 करोड़ 2,000 रुपए के नोट 6 साल में नष्ट किए गए। 268 करोड़ 2,000 के नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए कायदे से, लेकिन 214 करोड़ जो रुपए हैं 2,000 के नोट सर्कुलेशन में हैं। 54 करोड़ जो है 2,000 के नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। 6 साल में 6,479 करोड़ 500 के नए नोट प्रिंट हुए। इसमें से 298 करोड़ 500 रुपए के नए नोट नष्ट करने पड़े। 6,181 करोड़ 500 रुपए के नए नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए, लेकिन 4,555 करोड़ 500 के नोट ही सर्कुलेशन में है, यानी 1,626 करोड़ 500 के नए नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। बैंकों में नोट आने चाहिए, कितना सर्कुलेशन में होना चाहिए, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैंकिंग सिस्टम के विशेषज्ञ अरविंद वत्स साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वत्स साहब, ये बैंक का थोड़ा सा हिसाब मुझे समझाइए, क्या गड़बड़ झाला, इतना करोड़ रुपया आ गया, इतना गायब है, ये ब्लैक मनी हो गया, गायब हो गया, या नोटबंदी का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, कुछ समझाइए ना। देखिए, इसको ये कहना कि ये नोट गायब हो गए, ऐसा नहीं है जी। ये नोट नहीं आए, ये हमें पता है कि 100% एक्सचेंज नहीं हुए थे जी। और 100% एक्सचेंज ना होने का जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि कुछ जो ब्लैक मनी है वो वहीं की वहीं रह गई, वो सर्कुलेशन में नहीं आई, एक। और दूसरा, जब करेंसी इकोनॉमी बढ़ती है तो नए नोट भी छपते हैं, तो नोट कुछ और जैसे 2,000 के नोट सर्कुलेशन में आए, वो भी अब रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ वेरी मच हाई यूज़। तो ये कहना, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सर, जब 2,000 के नोट गायब हैं तो इसका मतलब वो ब्लैक मनी के ही काम में आ रहे हैं। अगेन उसका यूसेज जो है एज ए इकोनॉमी फॉर एन आम आदमी के लिए शायद इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है 2,000 के नोट का। उस समय गवर्नमेंट ने क्या सोच के छापे, इस पे तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यही है कि क्या 2,000 के नोट उतने इफेक्टिव थे? शायद अब नहीं है, इसलिए वो सर्कुलेशन में नहीं दिखते हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं वो तो फिर सर्च का विषय ही होगा। जी सर, एक छोटा सा सवाल और, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा कि पहले कहा गया कि भाई बड़े नोट की वजह से ब्लैक मनी होता है, इसलिए हमने बंद कर दिए 500 और 1,000 के नोट, और फिर आपने उससे थोड़े छोटे नोट 500 के और 2,000 रुपए के नए नोट जारी कर दिए। तो ये क्या है, मुझे समझ नहीं आई बात।
अरविंद जी, हाँ जी, मैं आपसे समझना चाहता एक्चुअली में 2000 के नोट का चलन क्यों आया, इसके पीछे तो डिबेट बहुत हो चुकी है, कुछ ज़्यादा शायद नहीं बोलना अच्छा रहेगा। ठीक है। 500 का नोट जो है वो यूसेज के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, करेंसी हमारी इकोनॉमी की समझ को देखते हुए। लेकिन 2000 का नोट यूसेज में आया, चला, लेकिन विद टाइम फेड हो गया। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि शायद इतना बड़ा नोट उसको एनकैश करने में भी दिक्कत थी। और अब आप देखिए एक चीज़ जो हो रही है वो हो रही है डिजिटल करेंसी यूज़। जी। जब बड़ी पेमेंट होती है, हर आदमी ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो यूसेज ऑफ 2000 नोट अपने आप ही नीचे चला जाएगा, और चला भी गया। जी। प्रोफेसर अमन अग्रवाल साहब, विनीत जी भी चर्चा कर रहे थे, वस साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो डिजिटल इंडिया है उससे बहुत फ़ायदा हुआ, आप भी इसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन सर छोटी सी बात समझाइए मुझे छोटी छोटी बात समझ आती है कि डिजिटल इंडिया से ऑटो ड्राइवर का पेट्रोल भरवाने का, 200 रुपये में स्कूटर का पेट्रोल डलवाने का, विजय त्रिवेदी का, दूध वाले का, ये सब तो डिजिटल हो गया। लेकिन जब आप फार्म हाउस के लिए ज़मीन खरीदते हैं तो उसका 25% पैसा आप ब्लैक में, वाइट में दे रहे हैं, और 50% पैसा या 75% पैसा आप ब्लैक में दे रहे हैं। तो ये कौन सा डिजिटल इंडिया है? और जो तमाम तरीके की जो बहुत अच्छी गतिविधियां सरकारों में, राजनेताओं में, पॉलिटिक्स में, बड़ी बड़ी रैलियों में होती है, उसमें तो कोई डिजिटल इंडिया चलता नहीं। तो विनीत जी भी जिसकी चर्चा कर रहे थे, छोटे छोटे भाइयों की चिंता तो हो गई, बड़े भाइयों का भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए मुझे। आपने बहुत अच्छी बात करी, और ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एक जो आदत बन जाती है जी। इंसानों की, वो एक दिन में नहीं बदली जाती जी। है, तो समय लगता है चीजों को बदलाव आने में। जो मैंने आपको बात अभी पहले बताई थी वो एक आम आदमी तक की बात थी, जो उसका प्रावधान कैसे हुआ। जी। जैसे विनीत जी भी कह रहे थे, लोन लेने की बात है, कोई और चीज लेने की बात है, घर बनाने की बात है, जीएसटी के बाद जो है जो लेबर क्लास थी उनके पास डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में पैसे आने की बात है, तो उनकी बढ़ोतरी की तरफ जो एक रास्ता चला, उसको ये नहीं कि आज चल जाएगा, उसको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे कि हम देखने में, उनको ऑब्जर्व करने में आएगा कि हाँ ये अब इनको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। जैसे पौधा लगाते हैं तो पौधे के जो पंख निकलते हैं, चीजें निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, उसमें समय लगता है। ये नहीं कि आज आपने बीज लगाया तो कल पौधा निकल के पेड़ बन गया, ऐसे नहीं होता है। तो वो चीज हमें देखने को मिल रही है। जहां तक ये जो काला बाजारी है, नोटों की हो या फिर काले धन की हो, क्रिएट करने की बात हो, जैसे आपने रियल एस्टेट में कहा चीजें होती हैं और चीजों में होती हैं, वो कभी भी आर्ट के अंदर भी होता है। आर्ट भी सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता है। जो पेंटिंग्स होती हैं उसके अंदर बहुत समय से, आज से नहीं 150 सालों से ये व्यापार चलता आया है। स्मगलिंग के तौर पे यूज होता है, मनी लॉन्ड्रिंग पिक्चरों में दिखाया गया, बॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाया गया, हॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाया गया। ऐसा नहीं है, सबको पता है कि ये चीजें होती हैं। और ऐसे जो चीज है रोकने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान लाके आगे बढ़ोतरी की बात की जाती है, रेगुलेशंस कैसे जाते हैं। पर हम ये सोचें कि एक मानसिकता, एक इंसान की मानसिकता जो एक कैश के अंदर डील करने के अंदर बनी हुई है, कैश के अंदर कारोबार करने की बनी हुई है, वो एक रात से या एक डिसीजन से चेंज हो जाएगी, मेरे विचार में ये गलत धारणा है। जो चीजें पहले चलती आ रही थी, आप देखिए क्यों बना ऐसा। हिंदुस्तान जो है जब आजादी हुई, इतना पेट्रियोटिक देश था, हर एक आदमी के जज्बे में था आजादी लेना। 98% टैक्सेस थे उस समय। मतलब अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपए तो अपने पास रख लीजिए, 10 रुपए भारत सरकार को दीजिए। क्यों भाई 10 रुपए 9 रुपए क्यों दे दूं भारत सरकार को मैं? तो लोगों ने क्या किया, भैया मैं तो कमाई ही रहा हूँ, 1 रुपए में से ले ले तू 9 पैसा, बाकी जो है मैं 1 पैसा प्लस 9 रुपया रखूंगा। वो जो चीज बनी अब जो है इतने सालों से 70 सालों तक चलती आई। तो जो पैसा चुराने की जो आदत है, छुपाने की जो आदत है, वो एक दिन में या एक डिसीजन से चेंज नहीं होगी। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, प्रणाली बढ़ेगी, उससे एक आम आदमी को भरोसा आएगा, सरकार के ऊपर भी आएगा, इस प्रणाली पे भी भरोसा आएगा, और फिर वो बढ़ती हुई नजर आएगी। जी। जो कैश की अभी बात हो रही थी, कोई 1 सेकंड में और लूंगा, जो अभी कैश की बात हो रही थी कि इतना कैश आ गया पिछले 3-4 सालों के अंदर मार्केट में दोबारा, वो इस वजह से आया कि कोरोना काल के अंदर क्योंकि बहुत सारी चीजें बंद थी, बैंकों में जाना बंद हुआ था, लॉकडाउन की वजह से घर से निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, तो लोगों ने कैश को वापस होल्ड करना शुरू कर दिया कि मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हॉस्पिटल में वो आपका क्रेडिट कार्ड ना चले या एनईएफटी ना चले या कोई प्रॉब्लम आ जाए। उस समय 24/7 एनईएफटी नहीं था हमारे देश में, तो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कहां से करेंगे, और हॉस्पिटल एकदम से कैश मांगता है, वो कहता है पैसा जमा कराओ, तब तक मैं आपके मरीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। जबकि
कानूनी उनको हाथ लगाना नहीं, इलाज चिकित्साएं भी करना। देनी है और फिर भी इलाज भी करना है, पर फिर भी ज्यादातर हॉस्पिटल नहीं करते हैं। तो जी। इसलिए लोगों ने वापस, चाहे वो मध्यम वर्ग का आदमी हो, चाहे अमीर हो या गरीब भी हो, उसने कैश को वापस होल्ड करना, रखना शुरू कर दिया। और आपको पता है कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, दोबारा ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे कहा जा रहा है कि आप स्क्रूटनी करें, जो चाइना में भी हुआ वो हिंदुस्तान में भी डर लग रहा है लोगों को, कहीं दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए। तो ऐसा होगा तो फिर दोबारा लोग उसको होल्ड करना, कैश को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमें ये जो नंबर्स आरबीआई के देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं, ना कि इसलिए कि अब कालाबाजारी करनी है तो इसलिए हमें बढ़ाना है। ठीक है विनीत जी, प्रोफेसर साहब ने भी बात समझाई, वस्त साहब ने भी समझाई, लेकिन एक छोटी सी बात और समझनी है मन को। जो छोटा भाई है जिसका आपने जिक्र किया, जिसका बहुत फायदा आपने नोटबंदी से करवाया है, वो तो हमेशा ही कानून मानता है, वो तो डरता ही है कि विनीत जी का डंडा जो है ना वो चलेगा तो फिर मेरे को पैसा भी जमा कराना है, टैक्स भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, बैंक का डिफॉल्ट जो है वो भी जमा कराना है। लेकिन जो बड़े भाई हैं, जो आपके मित्र हैं, वो डिफॉल्टर भी सबसे बड़े होते हैं। जो आप कहते हो एनपीए का जो हिसाब है उसका भी मैं चर्चा नहीं कर रहा। और दुनिया के जो सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की लिस्ट है, वो सबसे बड़े टैक्स पेयर क्यों नहीं होते? आप अब ये मत बताना कि टैक्स पेयर का नंबर बढ़ गया, वो तो मेरे जैसे गरीब आदमी ही बढ़ते हैं। मेरे जैसे 1,000 लोग, 1 करोड़ लोगों को छोड़ दीजिए, एक अपने मित्र को डाल दीजिए तो वो आपका टैक्स जो है कलेक्शन बढ़ जाएगा। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि बीच में मेरे ख्याल से मेरे कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है जी, माइक में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए कुछ सुन नहीं पाया था, ना बोल पाया था, लेकिन फिर से मुझे जोड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, तो फिर से धन्यवाद। और मैं बताऊँ कि देखिए, जब रिफॉर्म आता है, जब लार्ज स्केल रिफॉर्म आता है, जहाँ 130 करोड़ लोग होते हैं, जहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी 60-65 साल तक, जहाँ प्रधानमंत्री जो खुद इकोनॉमिस्ट थे 2014 के पहले, लेकिन उनको खुद को अर्थव्यवस्था कितनी समझते थे मुझे पता नहीं है। इस सारी स्थितियों में जब आप अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो उसकी दिक्कत आती है, और दिक्कतें हम भी देखते हैं। हाँ, ये एक सच बात है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स पेयर ज़्यादा होना चाहिए लेकिन टैक्स नहीं करते। तो मुझे लगता है कि जो भी रिफॉर्म्स आए, जीएसटी के रिफॉर्म आए हैं, और जो फेसलेस ऑडिट का जो मसला है, इसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारा बदलाव आएगा। और जितने भी कल्प्रिट्स थे जो स्कॉट फ्री भाग जाते थे, वो जो नेटवर्क का जो फ़ायदा लेते थे वो कम होगा। तो 3 अलग अलग बातें हैं विजय जी। एक बात है कि छोटे भाई को फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी का फ़ायदा होगा, वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकता है। मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगा, HK खान कमेटी रिपोर्ट एक हुआ करती थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि भारत में केवल 30% ओनली 30% ऑफ द इंडियन सिटीजन्स ये जो है फॉर्मलाइज्ड बैंकिंग पे होते थे। ये कब रिपोर्ट आई थी? तो उसका 2006 में रिपोर्ट आई थी। 2008 में फिर एक रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट आई थी कि भाई इनको किस तरह से इन लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ 2014 तक। उसके बाद में जन धन, आधार और मोबाइल, ये तीनों का इस्तेमाल करते हुए आज जो जनधन अकाउंट खुले, उसके अंदर वैसी बहनों का अकाउंट खुला है जिनके पास 100 रुपया नहीं हुआ करता था। अब डायरेक्ट बेनिफिट, ये मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में डीबीटी चालू नहीं हुआ था क्या विनीत जी? कोई सहयोगी जो महिला काम करती है, विनीत साहब, ये जो डीबीटी की जो स्कीम थी वो मनमोहन सिंह सरकार में चालू नहीं हुई थी? 32% में नहीं थे सर। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 30% से 32% लोग भी बैंकिंग में नहीं थे, और आज जो है 68% के ऊपर बैंकिंग सिस्टम में आए। ठीक है, मैं आप एक दुख आपको मैं बताना चाहता हूँ विजय जी, और आप उससे वाकिफ रहेंगे जरूर, कि जो महिला थी, अपनी जो बहन थी, छोटा मोटा काम करती थी, इसको जब सरकार, यानी उस समय के मनमोहन सिंह जी की सरकार या बाकी सरकारों ने जो बेनिफिट भेजा होगा, वो देने के लिए वहाँ का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वहाँ का जो अकाउंटेंट होता है, उसने कई बार प्रताड़ना दी थी, क्योंकि वो पैसे लेने जाते थे और सामने उसका समय भी नष्ट होता था और कई बार उनका शोषण भी होता था। अब जो जनधन अकाउंट आया है, उसके कारण ये शोषण कम हुआ है और ये बनता है। और दूसरी बात है कि जो बड़ी मछलियाँ हैं, तो कोई अंबानी या अडानी 2014 के पहले मेट्रो में मेरे और तहसीन के साथ में ट्रैवल करते थे, ऐसे नहीं है कि भाई वो 2014 में मेट्रो से अचानक बन के इतने बड़े के, जिसके ऊपर बार बार ये कहा जाता है कि ये लोग नहीं, लेकिन अब तो बदल जाना चाहिए था ना सिस्टम। उन्होंने बिजनेस अच्छा किया है और मेरा उनको साधुवाद है कि उन्होंने भारत के अंदर ही क्या। ठीक है, ऑफकोर्स बदला है जी। मेरे जैसे सामान्य घर के लोग जो है आपके सामने बैठने की जरूरत कर सकते, हिम्मत करते थे, पहले कहाँ होता था। अभी तो मोदी सरकार में हो रहा है कि हम कब से बैठ सकते हैं। ठीक है, अमन जी जैसे प्रोफेसर का हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल सकता था, आज हम उनके साथ में बात कर सकते, सुन सकते हैं। ठीक है, हमारा सौभाग्य। तहसीन साहब,
जो गोयनका साहब बता रहे हैं उससे तो मैं धन्य हो ही गया हूँ कि इतना सारा काम इस सरकार ने किया। हालांकि मुझे नहीं समझ में आया कि डीबीटी का या जनधन योजना का नोटबंदी से क्या कनेक्शन है, लेकिन आप क्यों परेशान है यदि छोटे भाइयों का फायदा हो रहा है तो? दो या तीन वजह। एक तो डीबीटी और जनधन का से कोई संबंध नहीं है, कोई उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डीबीटी आपके दर्शकों के लिए और पैनल के बता दो, डीबीटी पर मैं काम किया था यूपीए सरकार के साथ, और डीबीटी को जनधन उस टाइम जनधन अकाउंट से नहीं कहा जाता था, आधार के साथ जोड़ना, आधार कंपलसरी करना, उसमें अपोज करने वाले एक महान व्यक्ति थे, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने कहा था, कोट करते, आधार तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उन्होंने कहा था, लेकिन ये भी कहा था कि जो डीबीटी का पैसा है डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो हम इसको फैक्ट चेक कर ले। दूसरी चीज, मैं प्रोफेसर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन प्रोफेसर साहब से मैं दोबारा से अग्री नहीं करता हूं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 31 लाख करोड़ हमारी इकोनॉमी में इसलिए आए क्योंकि कोविड की वजह से आ गए। प्रोफेसर साहब, अगर कोविड की वजह से आ गया इसका मतलब आपका डिजिटलाइजेशन फेल हो गया, क्योंकि अगर डिजिटलाइजेशन होता आप हॉस्पिटल में ऑनलाइन पेमेंट कर देते, उसका तो नेफ्ट से या बैंक से कोई लेना देना नहीं, मोबाइल से है। बट बहरहाल उस मामले को भी छोड़ते, मैं और एक स्टेप प्रोफेसर साहब को बता दूं। प्रोफेसर साहब 2019-20 से मोदी जी यूपी एनडीए दूसरे चुनाव के लिए जा रही थी, कैश उस वक्त, मैं दोबारा से भारत सरकार के आंकड़े कह रहा हूं, इकोनॉमी के अंदर डिमोनेटाइज किया 16.80 लाख, आगे इकोनॉमी के अंदर 2019-20 में 18 लाख प्री कोविड, तो 18 प्री कोविड में 18 लाख आ गया था, तो ये पूरी तरह से फेल हो गया। अब मैं आता हूं और एक चीज, गोयनका जी को दोबारा से मैं फैक्ट चेक करूं, लास्ट टाइम उन्होंने सुना नहीं, तो दोबारा से ये बात उन्होंने कहा, हमारा टैक्स बेस बढ़ा है। टैक्स बेस सबसे अधिक बढ़ा 2010-11 में 72.3%, 11-12 में 81.6%, 12-13 में 31%, 13-14 में 38%। मोदी जी के आने के बाद इस टैक्स बेस जो बढ़ा है उसमें एक्चुअली घटोती हुई है, बढ़ावत नहीं हुई है। ये आप फैक्ट चेक कर लीजिए। मैं आता हूं, जो मैं मेन बात करना चाहता हूं, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट था, जो मैंने आपको पहले सेगमेंट में कहा 89% आज भी कैश ट्रांजैक्शन थे, तो दो आंकड़े हैं। डिजिटल साइबर क्राइम्स 800% बढ़ा है, 800%। और कौन लूटा जाता है? गरीब आदमी, छोटा भाई, जिसके बारे में आप बात करते हैं। टेसिंग के साथ फ्रॉड नहीं होता है, टेसिंग की मम्मी के साथ होता है जो इतना डिजिटली लिटरेट नहीं थे, आम आदमी के साथ होता है। 800% बढ़ा है, और उसका सॉल्वेशन जो सॉल्व हुआ है वो महज 8% है, 8%। यानी गरीब आदमी जो पैसे लिए जाते वो 8% है, 800% बढ़ा है। दूसरी चीज, एक लास्ट चीज, लोन की मात्रा बढ़ी है, ये बात मैं गोयनका जी से मैं अग्री करता हूं, लेकिन 77% जो लोन लिए जा रहे हैं इस वक्त वो है पर्सनल लोन। हो सकता है ये कोविड की वजह से हो, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट 77% अगर पर्सनल लोन लिए जा रहे हैं, ये कोई बिजनेस के लिए नहीं लिए जा रहे, या आपके पर्सनल जरूरतें के लिए लिए जा रहे, आपके हॉस्पिटल बिल्स के लिए लिए जा रहे। मैं दोबारा से उस बात पे आता हूं, डिमोनेटाइजेशन पूरी तरह से न सिर्फ फेल हो गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ठीक है प्रोफेसर साहब, छोटा जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। तहसीन साहब ने जो बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फेल हो गया, इसी पर। नहीं जी, मेरे विचार में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस बड़ी क्लियर है, और उन्होंने पूरा प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके 5 लोगों का बेंच कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ा बेंच होता है। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हर एक जने को आप सोचें कि हाँ ही भरेगा, वो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात समझा दीजिए प्रोफेसर साहब, क्या नोटबंदी पर कोई फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने? पॉलिसी, एज ए पॉलिसी नोटबंदी पर कोई फैसला तो नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, उन्होंने देखिए, उन्होंने ये केवल प्रोसेस पर बोला है, प्रोसेस फॉलो किया गया था, वो प्रोसेस ठीक था, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस ही है। डिमोनेटाइजेशन कोई एक ऐसा डिसीजन नहीं है कि मैं वो खाना या नहीं खाना है। ठीक है, डिसीजन ये एक प्रोसेस है जो एक सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है, जिसके अंदर सरकार और सेंट्रल बैंक दोनों ही इन्वॉल्व होके, और आज नहीं है, पहले भी जब डिमोनेटाइजेशन हिंदुस्तान में हुआ या और देशों में हुआ, वहां पे भी सरकारों ने रोल प्ले किया है। ये नहीं कि सेंट्रल बैंक खड़ा हो गया आज रात को कि जो है कल सुबह कह रहे हैं, वो एक अलग पॉलिटिकल बहस है, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, वो अलग एक पॉलिटिकल बहस, पर दोनों का मिला जुला सिस्टम रहा है हमेशा, कभी भी एक का नहीं रहा है। जी। और जहां तक मेरे मित्र ने कहा डिजिटल फ्रेमवर्क, अगर हम डिजिटल की बात करें, वर्ल्ड बैंक और IMF ने सराहा है हिंदुस्तान को कि जिस तरीके से डिजिटल ग्रोथ हिंदुस्तान में देखी गई है, वो विश्व में किसी देश में इतनी तेजी से नहीं देखी गई है। तो ये कहना कि जहां कैश इकोनॉमी हो रही है वहां डिजिटल भी ग्रो उसी तरीके से करी है, तो इसलिए ये कहना कि वो नहीं हुई है और ये हुई है, वो चीज नहीं है यहाँ पे कि एक चीज नहीं हुई, एक चीज नहीं हुई है, दोनों में बहुत जी। बस साहब, मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं प्रोफेसर साहब की बात के साथ जाते हुए यही कहूंगा, डिमोनेटाइजेशन को किसी भी रूप में देखें, उसको फेल नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि उसके बहुत फायदे शायद ना मिले हों, लेकिन वो अपने आप में, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आज का है
वो उसके परफेक्ट प्रोसेस को बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट कोई पॉलिटिकल डिसीजन तो ले नहीं सकता। लेकिन सर बस साहब एक चीज समझाइए, डिजिटल इंडिया जो है वो नोटबंदी का मकसद था? ये कहना शायद गलत होगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन शुरू तो हो चुकी थी, उसको पुश जरूर मिला है उस समय, लेकिन मकसद नहीं कह सकते। जी गोयनका साहब, फाइनल वर्ड आपसे समझना चाहता हूँ। तहसीन आपको जोड़ना चाह रहे थे, छोटा सा जी छोटा सा जोड़ दीजिए, बिल्कुल वक्त नहीं है। आरबीआई अपने आरटीआई में कहती है, उत्तर देती है, हम लोगों ने फाइल किया था आरटीआई के डीमोनेटाइजेशन के बारे में हमें कंसल्ट नहीं किया था। उसके पूर्व जो हमारी सरकार से बातचीत हुई थी, हमने सरकार को कहा था आंकड़े कि 94% जो एसेट्स है, इलीगल ब्लैक एसेट, ये अन्य चीजों में होते, गोल्ड में होते, रियल एस्टेट में होते, आर्ट में होते, कैश में सिर्फ 6% होता है, इसलिए डीमोनेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। ये आरबीआई का ऑन रिकॉर्ड आंसर। ठीक है गोयनका साहब, फाइनल वर्ड आपसे। मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान के जब इतिहास लिखा जाएगा 100 साल का, उसमें जो बड़े निर्णय हैं जिसके कारण देश को लॉन्ग टर्म जिसको हम कहते हैं बेनिफिट हुआ, वो उसमें से एक डेमोनेटाइजेशन होगा। कि आप एक देखिए, इस देश के अंदर जनता को, सामान्य आदमी को उसका फ़ायदा हुआ है। हाँ, कांग्रेस और कांग्रेस के अर्थशास्त्रियों को दुख हो रहा होगा कि उनका कई सारा पैसा जो उनका दबाया हुआ था वो शायद बाहर आ रहा है जी। तो और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे और सुखद आनंद मिलता है जी। लेकिन आप मानते हैं कि डिजिटल इंडिया जो है नोटबंदी के वन ऑफ द रीजन्स में से नहीं है, उसके टारगेट में नहीं था नोटबंदी के? कम से कम मैंने 8 नवंबर 2016 को तो नहीं सुना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको डिजिटल इंडिया का अगर आपने सवाल उठाया तो मैं आपको एक और, नहीं, डिजिटल इंडिया का अगर आपने कहा तो एक और मैं आपको उदाहरण दूंगा जी। सुदूर उत्तर पूर्व में, यानी ईशान्य भारत में कोई अगर हमारा भाई था जिसका मेडिकल टेस्ट नहीं होता था, आज डिजिटल इंडिया के कारण शक्य है। मैं आपको कई सारी जगह पे दिखाऊंगी जहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड जो है, ई हेल्थ जो सर्विसेज है वो आया है। आईआईटी के जो लेक्चर्स है वो ओवर द टॉप जो जा रहे हैं आज। नहीं, मैंने सवाल दूसरा पूछा गोयनका साहब, मैंने पूछा कि क्या आपने नोटबंदी करते वक्त कहा था कि भी हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं इसलिए नोटबंदी ला रहे हैं? उसका एक फायदा है ना नोटबंदी का, डिजिटल इंडिया के साथ में इस तरह से जुड़ा हुआ है कि भाई जो करेंसी है, जो इकोनॉमी है, वो भी तो डिजिटल होगी। ठीक है, बस साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? वक्त बिल्कुल नहीं है जी। डिमोनेटाइजेशन का जो मेन पर्पस था जी, वो काफी हद तक सर्व हुआ, जिसमें शायद उस समय डिजिटलाइजेशन नहीं थी, बट इट एडेड एंड बिकम द बेनिफिट आउट ऑफ इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हर योजना के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, और विद्वानों को फ़ायदा है कि वो सब चीज़ों पर अपनी राय और हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, विनीत गोयनका साहब, तहसीन पूनावाला साहब, प्रोफेसर अमन अग्रवाल और अरविंद वत्स साहब, कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वक्त दिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या नोटबंदी से काले धन पर रोक लगी है। इस पर 58% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट दिया है, वहीं 42% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी 58% लोगों को लगता है कि नोटबंदी से काले धन पर रोक लगी है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस की बात की थी, तो आज का शब्द है प्रक्रिया, यानी प्रोसेस। ये जुड़ा है हर वस्तु से, हर जीव से, हर निर्जीव से, बिना इसके कुछ नहीं है। चाहे काम कोई भी हो, सही हो या गलत हो, प्रोसेस यानी प्रक्रिया महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी के लिए वो सही हो सकती है तो किसी के लिए गलत। नोटबंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, किसी को सही लगी, किसी को गलत, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या उसमें सही प्रक्रिया अपनाई गई। तो जवाब होगा हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परिणाम चाहे जो भी रहा हो, लोगों का काम धंधे ठप पड़ गए हों, कई को जान गंवानी पड़ी हो, किसी का रिश्ता टूट गया हो, कोई बेरोजगार हो गया हो, किसी को दिन दिन भर लाइन में लगना पड़ा हो, किसी को 2000 का नोट निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी हो, वो सब अलग है। क्योंकि कोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोसेस, जिसको सही तरीके से अपनाया गया। भले ही बाद में काला धन मिला हो या ना मिला हो, भले ही बाद में नए नोट गायब हो गए हो, क्योंकि कोर्ट दलीलों और प्रोसेस को मानता है, ना कि संवेदनाओं को। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।